नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। चारू, कल आपसे बात हुई थी फोन पर। जी जी जी। नमस्कार सर। नमस्ते आशुतोष जी। लाइव। सर वी आर लाइव। Namaste, good afternoon, and welcome everyone to ICANN Conversations. ICANN Conversations has been started by India COVID Action Network, and I would like to tell you a bit about this network. What India COVID Action Network does is that it connects people, the needy communities on ground who have been hardest hit in this pandemic, to people who can provide them with help. And this pairing is done online, and we are trying to reach as many needy people as possible and help them with their essentials. As of today, India COVID Action Network has impacted more than 4 lakh lives nationwide. We have 4,114 warriors and 3,435 NGO partners. This is a brilliant initiative and it's the need of the hour. And if you would like to associate with it, please join India COVID Action Network. Our guest today, and I am honored to be in conversation with him, is Naveen Jain ji. Naveen Jain ji is the mayor of Agra. सर आपका स्वागत है, प्रणाम। धन्यवाद। और नवीन जी ऑल इंडिया मेयर्स काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, तो वो मल्टीपल रोल्स प्ले करते हैं और आगरा को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, क्योंकि जैसा कि मुझे पता चला आगरा पहले कंटेनमेंट जोन था, नंबर ऑफ केसेस बहुत हाई थे और धीरे 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 करके नवीन जी और उनकी टीम ने इन केसेस को 50 के अंडर लाके कंट्रोल कर लिया है। नवीन जी जी जी। तो आपके शहर में कोविड सिचुएशन कैसी चल रही है अभी? अभी तो पहले तो बड़ी डेंजर स्थिति में हम लोग थे। हमारे यहाँ आगरा में प्रतिदिन 40 से 50 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे थे और पूरा शहर ही चिंतित था और प्रदेश सरकार भी आगरा को लेकर बहुत चिंतित थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और जब उनका आगरा की तरफ जो बिगड़ते हालातों की तरफ ध्यान गया तो 2 प्रमुख सचिव स्तर के सीनियर आईएएस अफसरों को यहाँ भेजा गया और उसके बाद लगातार स्थिति में सुधार हुआ और जो डेली 40 से 50 मरीज हमारे निकल रहे थे और वो 7, 8 और 9 की संख्या जिनकी आ गई थी। लेकिन अभी कुछ एक हफ्ते से जब शोरूम और दुकानों को और फैक्ट्रीज को खोलने की अनुमति दी है, उसके बाद से कुछ हालात कुछ मरीज हमारे बढ़े हैं और जो 7, 8 की संख्या आ गई थी वो संख्या बढ़ के हमारी 15 और 20 के बीच में आ चुकी है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से तैयारियां सरकार की हैं उस तैयारियों को देखते हुए जो कंट्रोल करने का प्रयास जो चल रहे हैं वो हम लोगों की तरफ से चल रहे हैं। पूरी टीम भावना से जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन मिलकर इस महामारी से लड़ने का पूरी कोशिश कर रहे हैं और जिसमें जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं बहुत मेहनत करके और लोगों को कम तकलीफें हों इस ओर ध्यान देकर कार्य किए जा रहे हैं। जी, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन चल रहा था तब तक थोड़ा कंटेन करना आसान था, लेकिन जैसे जैसे अनलॉक होता जा रहा है, दुकानें खुलती जा रही हैं, लोग सड़कों पे वापस आ गए हैं, आपकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन नवीन जी, हम इसके पहले कि इसको और डिटेल में डिस्कस करें, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत युवा हैं, बहुत यंग हैं और उनको मैं चाहती हूँ कि आप एक बार सिंपल तरीके से ये समझाएं कि एक म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल क्या होता है, एक मेयर का रोल क्या होता है और वो एमपी और एमएलए से अलग कैसे होता है। जी जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि नगर निगम के मेयर के रूप में निर्वाचन आम जनता के द्वारा होता है। कहीं कहीं पर जो पार्षद होते हैं वो मेयर्स का निर्वाचन करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जनता के द्वारा निर्वाचित मेयर का निर्वाचन है और चूंकि जब जनता वोट देती है तो ठीक है, हम नगर निगम के नाम पर वोट मांग के निर्वाचित होते हैं, लेकिन जनता जब वोट देती है तो सारे विभागों के लिए समस्याओं को समाधान के लिए जनता चाहती है कि अपने जनप्रतिनिधियों को कि वो उस ओर ध्यान देवे। तो जहां नगर निगम की जिम्मेदारी हम लोगों पे है वहां पर चाहे वो जिला प्रशासन का विभाग हो या पुलिस प्रशासन का विभाग हो, अन्य जितने भी हॉस्पिटल्स हों और ये सारे विभागों को देख रेख हम लोगों को करनी पड़ती है क्योंकि आम जनमानस से जुड़े हुए ये सारे विभाग है।
और हमारा ध्यान भी रहता है, हम सब लोग जहाँ नगर निगम की ओर से नाला सड़क सफाई का काम देखते हैं, स्ट्रीट लाइट का काम दिखवाते हैं और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हम ध्यान देते हैं, तो वहीं दूसरे विभागों की ओर भी हमारा ध्यान रहता है कि मेरी आम जनता को, शहर की जनता को दूसरे विभागों में कोई ऐसी तकलीफ ना हो जिसके सरकार की भी बदनामी और से हम लोग बच सके, और नगर निगम के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के नाते से हमारा भी उसमें योगदान हो सके। तो ये सारे काम मेयर्स के हैं, और यहाँ तक कि अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी मर जाता है तब भी आम जनता मेयर को ही फोन करके कहती है कि मेयर साहब मेरे यहाँ पे कुत्ता मरा पड़ा, जरा उठवा दो। तो कहीं गंदगी का कूड़े का ढेर होता है तब भी आम जनता पब्लिक लोग मेयर्स को फोन करके कहते हैं। कहीं स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही होगी तो कहेगा साहब मेरे यहाँ पे 4 दिन से लाइट नहीं जल रही है। तो ये सारे काम मेयर के होते हैं, और मेयर के जिम्मेदारी भी है कि सभी लोगों को प्रकाश व्यवस्था ठीक हो, सफाई व्यवस्था ठीक हो, सड़कें ठीक हों, और सफाई में कार्यरत जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो ठीक ढंग से कार्य करें और शहर को साफ सुथरा शहर बनाने की जिम्मेदारी मेयर की होती है। वो ये कार्य मुख्यतः मेयर के होते हैं। जी, तो आपकी बातों से हमको ये समझ में आ रहा है कि मेयर की बेसिकली जिम्मेदारी ये होती है कि पूरा शहर बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से चले, और हर चीज की छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मेयर के ऊपर पड़ती है, और आप ही की देखरेख में और नेतृत्व में शहर ठीक से चल पाता है। तो यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं सर, कि आप इस समय जहाँ के मेयर हैं, आगरा शहर सिर्फ हमारे देश में नहीं, विदेश में भी चर्चा में बना रहता है, और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं आगरा में, देश के कोने कोने से आते हैं, विदेश से आते हैं। लेकिन इस समय क्योंकि सब ट्रैवल बंद हो चुकी है, दुनिया बहुत ज्यादा कोविड-19 की वजह से बदल रही है, इससे आगरा कैसे डील करेगा? क्योंकि आपके शहर का बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स टूरिज्म है। जी, आपने ठीक कहा, और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब इंडिया में कोरोना ने दस्तक दी तो चूंकि हमारे भारत की बीमारी नहीं थी, ये तो चाइना से अन्य देशों में आई, अन्य देशों से हमारे देश के अंदर आई थी। तो ध्यान होगा मैंने मांग किया था मार्च के महीने में, और मैंने कहा था, भारत सरकार से मांग करी थी कि जो कोरोना महामारी को देखते हुए जितने भी देश की ऐतिहासिक इमारतें हैं, ताजमहल सहित, इन सबको बंद किया जाए। और बंद करने के बाद भारत सरकार ने उसमें निर्णय भी किया, और भारत सरकार ने सारी देश की इमारतों को बंद कर दिया। उसमें आगरा का ताजमहल भी था, आगरा का फोर्ट भी था। अब चूंकि मुझे लगता है कि हालात सामान्य करने का प्रयास सरकार कर रही है, और इसीलिए जितने भी हवाई मार्ग है वो खोले गए, रेल मार्ग है वो खोला गया, बसों को खोलने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं, अब कारों से आना जाना हो सकता है। तो धीमे धीमे ये संदेश भी देना है कि जो पिछले 2.5 महीने से जो एक माहौल देश के अंदर ऐसा बन गया था कि एक जेल जैसा माहौल बना, और वो बनाना भी आवश्यकता था कि अगर हमें बचना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना ही पड़ेगा और घर में ही रहना पड़ेगा। लेकिन चूंकि भारत सरकार इस बात से भी चिंतित थी कि अगर बहुत लंबे समय तक इसको चलाया गया तो लोगों को भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, अपराध बढ़ने की पूरी संभावना थी, लोगों के पास काम कारोबार नहीं होंगे तो कहीं भी अपराध की ओर लोग जा सकते हैं, नौजवान भटक सकता है। ये चिंतित थी भारत सरकार, इसलिए उन्होंने इसको मजबूरी में फैक्ट्रियों को खोलने के लिए और इस प्रकार से सारे शोरूम को खोलने के लिए कहा। इसी प्रकार से मैंने मांग करी है कि ताजमहल को भी खोला जाए। अभी ताजमहल हमारा बंद है, और ताजमहल खुलेगा तो हमारा बहुत बड़ा जो इनकम का साधन है, आय का साधन है, जो आप बता रही हैं, वो टूरिज्म है। और हमारे यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल और छोटे होटल मिला के बहुत बड़ा मतलब हब है होटल्स का, और वो सब बेरोजगारी की स्थिति में आज है, और टूरिज्म को बढ़ावा देना है। और हमने निर्णय किया अभी नगर निगम की ओर से भी, एक यहाँ आगरा में पालीवाल पार्क है, बहुत बड़ा पालीवाल पार्क है जी। और 75 हेक्टेयर में बना हुआ है। उसको मैंने देखा है, उसको मैंने अधिकारियों के साथ निरीक्षण भी किया है। मैं उसको एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट बनाना चाहता हूँ, टूरिस्टों के लिए डेवलप करना चाहता हूँ, और उसमें लेक में बनाना चाहता हूँ। लेक में जो पानी के गेम्स होते हैं वो हो, थिएटर बनाना चाहता हूँ मैं, उसमें
जो योग 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 करें लोग, योग के लिए एक थिएटर नुमा प्लेटफॉर्म बने, और टॉय ट्रेन हो, लोगों को अपना लाइब्रेरी हो, म्यूजियम हो, इस प्रकार के जितने भी जो मनोरंजन के गेम्स हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, टूरिस्ट के लिए, जितने, तो उन सब के लिए खाने पीने की अच्छी स्टॉल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों, इस प्रकार से एक डेवलप करने की योजना मैं बना रहा हूं, जिससे मेरा टूरिस्ट अगर आगरा में आए तो केवल आगरे का पालीवाल पार्क को देखने के लिए एक दिन एक नाइट रुकने की कोशिश करे। ऐसी भी हम लोगों की एक प्लानिंग हमने करी है, उसकी मैंने शुरुआत भी कर दी है। आर्किटेक्टों की एक टीम उसको डेवलप करने के लिए मैंने लगाई है। मुझे लगता है कि इसके अच्छे परिणाम आने वाले समय में आएंगे, और निश्चित रूप से आगरा के टूरिज्म को अगर बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि ताजमहल के कारण से हमारे जो उद्योग है वो उद्योग लगभग पॉल्यूशन के कारण से उनको अनुमति नहीं है। हमें हमें इंडस्ट्री हमें खोलने की अनुमति नहीं है। हमारे पास कोई और साधन भी नहीं है आगरा के डेवलपमेंट के लिए, आगरा के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। एक टूरिज्म बचा हुआ है, तो उसको अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारे यहाँ तो आगरा में बेरोजगारी की बहुत बड़ी संकट और समस्या पैदा हो जाएगी। जी, आपने बहुत ही इंसाइटफुल बात करी है सर, और मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि आगरा सिर्फ अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे टिका हुआ है, और जिस तरीके से विदेशी टूरिस्ट भी आके आगरा में अब तक खर्चे कर रहे थे, तो चाहे वो मिठाइयों की दुकानें हो या सोवेनियर्स की दुकानें हो या बाकी सब जगह जो वो खर्चा करते थे, उससे सबका रोजगार चलता था, और अब वो रुक जाने से काफी परेशानी होगी। और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ये नई पहल करने के लिए। ये मुझे लगता है देश भर में सबको करने की जरूरत है, क्योंकि हमें अब ये देखना है कि हम अपनी चीजों को बढ़ावा कैसे दे पाए, अपने शहर को अच्छा कैसे दिखा पाए, अपना लोकल प्रोड्यूस कैसे हम फेमस कर पाए, क्योंकि तभी हमारे लोग कंफर्टेबल रहेंगे, तरक्की आएगी, और इस संकट से हम लोग बाहर निकल पाएंगे। लेकिन सर, आगरा की बातों को अब हम थोड़ी सी देर में वापस करते हैं, क्योंकि आप मेयर हैं और आपका काम बहुत ज्यादा सैनिटेशन की तरफ भी जाता है। शहर की सफाई की देखरेख भी आपका डिपार्टमेंट ही करता है, और ज्यादातर जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं वो पढ़े लिखे कम होते हैं सर। तो जब महामारी आती है, आपको उनको समझाना, उनको बेसिक्स बताना, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंसिंग हो या फिर अपने आप को नहीं, सिर्फ पूरे शहर को भी सुरक्षित रखना हो, फेस कवर पहनना हो, ये सब चीजें आपने अपने सारे स्टाफ को सिखाई समझाई होंगी, उन लोगों को भी जो कम पढ़े लिखे हैं। तो ये आपने इतने कम समय में इतने अच्छे से कैसे मैनेज किया सब? देखिए, हमारे यहाँ पर आगरा महानगर में 100 वार्ड है नगर निगम के, और 20 लाख से अधिक की मेरे शहर की आबादी है। तो जब ये कोरोना महामारी का समय आया और लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लगने के लिए किसी को भी बाहर निकलने की जब अनुमति नहीं मिली, तो हमारे जो सफाई कर्मचारी थे और उनके समक्ष भी एक परेशानी उनको भी आ गई थी कि कहीं कोरोना हमको ना लग जाए। हर आदमी को मरने का डर लगता है। तो जब पूरा शहर घर में था, तो मेरे नगर निगम के कर्मचारियों से कहा गया कि आप सफाई का काम करिए। अगर वो सफाई नहीं करते तो गंदगी के कारण से महामारी और एक और दूसरी तैयार हो जाती। और हमने बड़ा आग्रह किया, अपने सफाई कर्मचारियों के प्रमुख जो लोग हैं उनको बुलाया, उनसे आग्रह किया, उन्होंने मना किया। सबने एप्लीकेशन छुट्टी की हमें देना शुरू कर दिया। सबने कहा कि नगर निगम जिम्मेदारी ले, अगर कोई भी सफाई कर्मचारी को कोई बात हो जाएगी। तो हम लोगों ने सफाई कर्मचारियों को बुलाकर उनसे बातचीत करी कि देश इस वक्त संकट के दौर में है, और हमेशा संकट के दौर जब भी आता है सभी लोग मिलजुल कर और इसे उभरने का प्रयास करते हैं। आपकी सहयोग की, आपके सहयोग की और आपके त्याग की अब मुझे आवश्यकता है, मेरे शहर को जरूरत है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जब संकट के बादल आते हैं तो सेनाएं सीमाओं बजाकर देश की रक्षा करती हैं। अब समय आ गया है कि आपको भी शहर को अच्छा बनाए रखने के लिए, स्वच्छता का वातावरण बनाए रखने के लिए, स्वच्छता गंदगी के कारण से कोई बीमारी ना फैले इस महामारी के समय पे, ये जिम्मेदारी आपकी है। जिस प्रकार से सेनाओं की जिम्मेदारी है उसी प्रकार से आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊं, मेरी बात को बहुत उसको गंभीरता से लिया मेरे सफाई कर्मचारियों ने, और पूरे सब सफाई कर्मचारियों ने हाथ उठा के मेरी बात का समर्थन करते हुए सबने कहा कि अब हम बिल्कुल भी छुट्टी नहीं लेंगे जब तक कोरोना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि ऑन बाकी के दिनों में जितनी सफाई मेरे शहर की होती थी उससे कई गुना अच्छी सफाई
जो कोरोना महामारी के समय पर हुई। मैं साधुवाद दे रहा हूं अपने सफाई कर्मचारियों को कि उन्होंने आगरा शहर की आन बान शान बनाए रखने में माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को भी और गंभीरता से लिया। जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 18 घंटे काम करते हैं, रात को 12-1 बजे तक मीटिंग करते हुए मैंने मुख्यमंत्री को देखा और सुबह 4-5 बजे से उठ के फिर काम में लग जाते हैं। तो अब वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और उनकी प्रेरणा ही हमको काम करने के लिए और मेरे सफाई कर्मचारी, मेरे अधिकारियों को प्रेरणा के कारण से हम सब लोग काम कर रहे हैं। जी, और ये मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है सर, आप इतने अच्छे से उनको क्रेडिट दे रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब हम कोरोना वॉरियर्स की गिनती करते हैं तो हमारी पुलिस फोर्स, हमारे मेडिकल वर्कर्स और हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, उन सबको श्रेय जाता है। मेरी आवाज बीच में कट गई। आ रही है आवाज? आ रही है? आ गई, सॉरी, माफी चाहती हूँ। लेकिन सर, श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि जहां पर अच्छी लीडरशिप होती है, जहां पर शहर को मैनेज करने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग के होते हैं, उनका शहर बेहतर तरीके से इस महामारी को हैंडल कर पा रहा है। ये हम देख रहे हैं कि देश भर में हम देख रहे हैं। तो जो लोग सही समय पे सही मेजर्स ले रहे हैं, वो शहर बचते चले जा रहे हैं। तो सर, जैसा हमने शुरू में बोलना शुरू किया था कि आगरा इतना बड़ा शहर है, इतने टूरिस्ट आते हैं, बल्कि जैसा कि आपने बताया कि कोरोना वायरस वो बीमारी है जो विदेश से हमारे देश में आई है, और विदेशी विजिटर्स इंडिया आते हैं तो सबसे ज्यादा वो आगरा ही जाते हैं। इस सिचुएशन में भी आपने अपने शहर को बहुत अच्छे से बचा के रखा है, और इसके हम कारण और आपकी तरफ से किए गए एफर्ट्स को समझना चाहते हैं। जी, देखिए मैं बताऊं आपको, जब ये कोरोना बीमारी हमारे देश में आ रही थी और चर्चा में आई थी, तो मुझे लगता है कि मार्च के महीने में पहला पॉजिटिव केस हमारे आगरा में निकला। तो हमने फरवरी के महीने में ही नगर निगम के द्वारा इसकी तैयारियां शुरू की। हमने कहा पहले अगर ये बीमारी आ रही है तो हमें जनता को जागरूक करना पड़ेगा, और जनता को जागरूक करने के लिए हमने पूरे शहर के अंदर जितने भी इस बीमारी के होने वाले लक्षण हैं उनको और इसके बचाव दोनों को हमने पूरे शहर भर में बहुत विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट इस प्रकार से किया कि ये पूरी आम जनमानस मेरे पढ़ ले कि अगर मेरे आगरा में बीमारी कोई आती है तो उसके बचने के क्या उपाय हैं, आपको कैसे महसूस होगा अगर ये कोरोना पॉजिटिव अगर आप होते हैं तो ये जन जागरण अभियान हमने किया। हमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हमारे 100 पार्षद थे, मैंने 100 पार्षदों की एक मीटिंग बुलाई अपनी और उनको कहा कि आपको आपके अगर एक वार्ड के अंदर अगर 100 से 200 मोहल्ले होते हैं, आपको हर वार्ड में जा जाके आम जनता की मीटिंग करनी है और उनको सचेत करना है कि अगर ये बीमारी आगरा में फैलती है और बढ़ती है तो आम जनता का सहयोग कैसे मिलना है आपको। तो ये जन जागरण हमने किया। आज भी मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके शहर के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, मतलब जिनके कहने पे लोग चलते हैं, गली मोहल्लों के कॉलोनियों के लोग चलते हैं, उनके प्रमुख लोगों को आज भी मैं 25-25 लोगों को 30-30 लोगों को बैठा कर सोशल डिस्टेंसिंग में उनसे मैं बातचीत करता हूँ और कहता हूँ कि देखो आप लोग जो है शहर के वो लोग हैं जिनको आपको आपके ऊपर शहर को बचाने की जिम्मेदारी है। तो आपको आम जनता को जागरूक करना है। आपको कैसे जागरूक करना है? बीमारी को अगर हम बहुत अगर गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा तनाव से लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसके डर की वजह से आप कुछ करें नहीं, ये भी नहीं करना है। आपको केवल 3 बात का ध्यान रखना है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, मास्क पहनकर रहना है और हाथ को साबुन से पानी से धोते रहना है। जहां पे पानी और साबुन नहीं है वहां सैनिटाइज की शीशी आती है, जेब में रखो, उससे आप कर लीजिए। तो ये घर पे जो वस्तु आ रही है, खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, आपको चावल आ रहा है, गेहूं आ रहा है, दाल आ रही है। पहले पुराने जमाने में आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो माताएं हुआ करती थी वो गेहूं अगर आता था तो पहले घर में धोती थी गेहूं को, फिर सुखाने के लिए धूप में रखती थी, उसके बाद घर में प्रवेश करती थी। वो ही करना पड़ेगा, जिससे अगर कोरोना उसमें कोई आ रही है खाद्य पदार्थ में तो उसको आप धूप में, जैसे सब्जी आ रही है, अब सब्जी कितने लोगों के हाथों से लग के घर में अंदर प्रवेश कर रही है। तो घर में जो सब्जी आप सुबह लाइए उसे पानी में डाल दीजिए, धूप है, गर्मी है, गर्म पानी हो जाएगा, आप फिटकरी डाल दीजिए उसमें
आप शाम को यूज करो, शाम वाली सब्जी को सुबह करो। तो प्रिकॉशन तो लेने पड़ेंगे। घर में हम पहले मान्यता थी कि हम लोग अपने घर के अंदर जूते चप्पल पहन के कहाँ जाते थे, जब परंपरा तो बाद में शुरू हो गई तो उसी में आना पड़ेगा। घर के जूते जो बाहर के हैं, चप्पल बाहर की है, उन्हें भारी छोड़िए, नंगे पांव अपने अंदर जाइए। बहुत कुछ है तो आप अंदर के चप्पल जूते अलग रखिए। तो अगर हमने इस प्रकार से प्रिकॉशंस लिया, जो हम समझाते हैं लोगों को, हम यही समझा रहे हैं लोगों को, तो आप कोरोना जैसी बीमारी से बच जाएंगे और आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपने लापरवाही बरती, आपने कहा कोरोना मुझे नहीं लगेगा बाकी सबको लग सकता है, तो आप ही चपेट में आने वाले हो। लोग तो चाहते तो हैं कि कोरोना नहीं आना चाहिए, लोग चाहते तो हैं शहीद भगत सिंह इस देश में पैदा होने चाहिए, लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोसी के ना हो, तो वो तो नहीं चलेगा। आपको खुद सचेत रहना पड़ेगा, आपको खुद सचेत दूसरों को करना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि जैसे मान लीजिए मैं अगर लापरवाही कर रहा हूं और मैं अपनी लापरवाही से मुझे कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, तो मैं तो उसकी चपेट में आ ही जाऊंगा। मेरे साथ में जो मेरे परिवार के लोग हैं 5, 6, 7, वो भी मेरे कारण से आ रहे हैं, जिनका उनका कोई दोष नहीं है, उनकी कोई लापरवाही नहीं है। मेरी लापरवाही उनके कारण से वो लोग पीड़ित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी लापरवाही के कारण से मेरे परिवार के लोग भी आए। इसलिए मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये बीमारी को बहुत चिंतित होने की, इस बीमारी से जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, एक कहावत है। तो इसलिए सभी लोग मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करें। और ये साल 6 महीने चलने वाली बीमारी है, अभी खत्म होने वाली तो नहीं है, धीमे धीमे खत्म होगी। तो साल 6 महीने के लिए अपनी मानसिकता में तो लोग आ जाएं और पुरानी परंपरा में आ जाएं, जो 50 साल 60 साल 70 साल पहले चला करती थी, उसी परंपरा से हमें चलेंगे तो कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब काम कारोबार करना पड़ेगा, वो मजबूरी है, राई राई गहराई करना पड़ेगा। लेकिन हमें 3 बातों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क लगा कर रहें, साबुन से पानी से हाथ को धोते रहें, घर में प्रवेश करने से पहले जूते चप्पल बाहर छोड़कर जाएं, और घर में खाद्य पदार्थी जो सामान जो आ रहा है उसको धोके अंदर प्रवेश करें। मेरा दावा है कोरोना आपको छुएगा नहीं, मेरी गारंटी, कोरोना बिल्कुल नहीं छुएगा। ये काम करें। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। आप अभी बता रहे थे कि आपने अपने शहर में जागरूकता कैसे फैलाई और ये सब मेजर्स की आपने एडवर्टाइजिंग करी, आप लोगों से बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने इस समय में बहुत सारी जगहों पे ये नोटिस किया है सर कि जिन लोगों का कभी भी सामाजिक जीवन से ज्यादा कोई लेना देना नहीं था, इस समय में वो भी आकर समाज से जुड़ रहे हैं, समाज सेवा के काम कर रहे हैं। चाहे वो सिटीजन ग्रुप्स हों, बाकी एनजीओज हों या फिर RWAs हों, सब लोग आके अपने शहर के प्रशासन का हाथ बटा रहे हैं, काम करने में मदद कर रहे हैं। तो आपके शहर की कुछ हमें 1-2 ऐसी कहानियां बताइए जिनसे सब लोग प्रेरणा ले सकते हैं। देखिए मैं बताऊं, मैं जब मेरा शहर एक ऐसा है कि यहाँ पर 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। राजस्थान मेरे शहर से होके निकल से है, मध्य प्रदेश जाना है तो मेरे शहर से होके जाना पड़ेगा, हरियाणा भी लगता है, और पूर्वांचल के लिए भी मेरे शहर से जाना पड़ेगा, पूर्वांचल से जुड़ा हुआ बिहार। तो जितना भी श्रमिक थे, बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के जो श्रमिक हैं वो अन्य राज्यों में काम करते हैं। जब उनको लगा कि बहुत टाइम हो गया, परेशान थे, उनको फैक्ट्री ओनर से भी कह दिया भाई मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, आप लोग जाओ। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो वो अपने अपने घरों के लिए कूच करने लगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बड़ा आश्चर्य में था कि मेरे आगरा शहर से डेली 50,000 से भी अधिक लोग, 50,000 से अधिक पैदल 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 निकलते थे। चारों शहर की सीमाएं थी मेरी, चारों शहर की सीमाओं से होकर निकल रहे थे। बेचारे नंगे पांव थे, भूखे प्यासे। और जब पहले दिन हमने पता नहीं लगा, दूसरे दिन समाचार पत्रों में जब ये बात आई तो मेरे शहर के मेरे जो सामाजिक संगठन है, जो कभी समाज सेवा दूर दूर तक समाज सेवा के कामों से दूर रहते थे, आम जनता से भी दूर रहते थे, आपको मैं बता रहा हूं कि उन सब लोगों ने, मेरे शहर के सब लोगों ने मिलकर उन ऐसे श्रमिकों को जो मेरे शहर से होके बाहर निकल रहे थे, अथवा जो लोग मेरे शहर में रह रहे थे जिनका कोई नहीं था, मजदूरी कर रहे थे, रिक्शा चालन करने का काम कर रहे थे, भूखे मरने की उनकी स्थिति थी, उन सब लोगों को 75,000 पैकेट
प्रतिदिन बांटने का काम किया, पानी की व्यवस्था करने का काम किया। हमारे नगर निगम के पानी के टैंकर हर महीने नेशनल हाईवे पे जो ऐसे मार्ग से जहां से मेरे श्रमिक भाई निकल रहे थे, उन सबको टैंकरों की पानी की व्यवस्था हमने कराई। भोजन की व्यवस्था हमारे सहयोगियों ने कराई, सबने मिलकर। और एक तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक बहुत ज्यादा स्थिति में नहीं थे, मुश्किल से उनकी 30-35 हजार रुपए की प्राइवेट सर्विस थी, प्राइवेट सर्विस की 30-35 हजार रुपए, 3 बच्चे थे उनके। यहाँ पर मैं जा रहा था, उन्होंने समाचार पत्र पढ़ा हुआ, जब मैं निकल के जा रहा था तो मेरे को पैदल चलने की ज्यादा आदत है, तो मैं जब वहां मिला तो उन बेचारों ने, मुझे लगा कि मेयर साहब आए हैं, तो वो मेरे पास आए, 21,000 रुपए लेकर आए और मुझे बता दिया 21,000 रुपया कि जो मेरी तरफ से आप गरीब लोगों को जो भूखे प्यासे हो उनको आप ये भोजन के पैकेट का वितरण करा दीजिए। ऐसे ऐसे लोग जिनकी 30,000 रुपए की सर्विस है, वो उन्होंने 21,000 रुपए का दान दिया। तो आम जनता ने भी बहुत दिल खोलकर सहयोग किया और वास्तव में ये सिद्ध किया कि जब भी कोई देश पे संकट के बादल आते हैं, हम भारतवासी सभी एक हो जाते हैं, एक नागरिक हो जाते हैं। सारे अलग अलग नागरिक, अलग अलग राज्य, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, और जब देश के ऊपर संकट आते हैं तो मुट्ठी बंद करके एक हो जाते हैं और सरकार की मदद करते हैं, और देश के ऊपर जो संकट के बादल है उसका मुकाबला हम सब लोग मिलकर करते हैं। इसीलिए हमारे भारत की ये खूबी है। और हमारे पर बड़े बड़े संकट आए, हमने जनता के सहयोग से इस संकटों को दूर किया। और इस प्रकार से आगरा शहर के लोगों ने भी बहुत यथासंभव मदद जो हो सकती है कोरोना के समय पे वो की। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको बहुत सहयोग किया है, उनका बहुत सम्मान किया। पुलिस के कर्मचारी अधिकारी थे, उनका बहुत सम्मान किया, पुष्प वर्षाओं से स्वागत हमारे लोगों ने किया। हमारे नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को हमारे नागरिकों ने खूब सहयोग किया, खूब उनका सम्मान किया है। ऐसा सम्मान मैंने सफाई कर्मचारियों को अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो मतलब ये सब खूबियां हैं और मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे शहर के लोग आगे आते हैं, और उसकी का परिणाम है कि शहर इतना बड़ा संकट जो शहर में आया हुआ है उसका हम बहुत आसानी से मुकाबला कर रहे हैं। कठिन तो है लेकिन मुकाबला कर रहे हैं जी। सर, लेकिन फिर भी ये पैंडेमिक ऐसा है जो कभी किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। हमारी जनरेशन कभी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा दिन आएगा कि नेशनल लॉकडाउन हो जाएगा, हमारे दुनिया की आधी जनसंख्या अपने घरों में बंद हो जाएगी। तो जब कुछ बहुत अनप्रेसिडेंटेड आता है और हमारे शहर तैयार नहीं होते महामारी से लड़ने के लिए, या किसी और वजह से भी अगर कोई डिजास्टर हो गया, तो हमारे शहरों में, आगरा में डिजास्टर से लड़ने के हम क्या प्रोविजंस पहले से तैयार रखते हैं, और इस महामारी से हमने क्या सीख ली है नवीन जी कि कल को हम इतने तैयार रहें कि कुछ अनप्रेसिडेंटेड हो जाए, कोई डिजास्टर स्ट्राइक करे, चाहे वो बीमारी हो या अर्थक्वेक हो, तो हम अपने आप को कैसे पहले से बेहतर प्रिपेयर रख पाएंगे? देखिए, एक तो मुझे कुछ चीजें होती है जो कुछ हमें लेकर जाती है, कुछ देकर भी जाती है। हमको जब कभी संकट आता है, संकट से कुछ सीखने की भी आवश्यकता होती है, और जो हम आम दिनों में नहीं सीख पाते हैं। तो जिस प्रकार से हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था है, और उस पर हमें ध्यान जरूर देना पड़ेगा आगे के लिए। और उसके लिए सरकार भी मुझे लगता है कि चिंतित है, और सरकार ने बहुत तेजी से बजट का प्राविधान भी अब इस क्षेत्र में किया है, और आगे इसमें सुधार की जिस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करते हैं, हम रक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, अनेक क्षेत्र होते हैं जिसमें हमारे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम बजट का प्राविधान करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो बजट है उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक अच्छा खासा बजट का प्राविधान भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। क्योंकि जो अपने देश की जो आबादी है उसकी आबादी की संख्या में 10,000 से लेकर 30,000 35,000 रुपए प्रति माह कमाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर उनके परिवार में कोई आदमी बीमार हो जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तो हाल इतना खराब है कि वहां पर अगर कोई व्यक्ति गया तो लाख रुपए तो वो छोटे छोटे कामों के लिए जमा करा लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से इलाज कराएगा? तो गरीब आदमियों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार ने हालांकि ली है। देश के प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपए तक का जो बीमा है, अभी बोलने ही वाली थी, हाँ बीमा है, तो उसको आयुष्मान भारत के अंतर्गत बीमा की जो एक बहुत मतलब ऐतिहासिक निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने किया, जिसका लाभ सीधे सीधे उन गरीब लोगों को हो रहा है
जो मजदूरी कर रहे हैं, गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोग हैं, उनको उनको इसका लाभ मिल रहा है। अभी और इसका विस्तार करने की जरूरत है। 2011 की जो जनसंख्या थी उसके आधार आधार पर जो सूची बनी, उनको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो आने वाला 2020-21 की जनसंख्या है, 10 वर्ष हो जाएंगे, अब जो नए स्तर पे भी उसका समायोजन ऐसे लोगों का होना चाहिए जिससे लाभ मिल सके, और जिससे इस बीमारी से हम लोग जुट सके, इसमें ध्यान देना चाहिए। सर, आप ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के भी प्रेसिडेंट हैं, तो जब आप देश भर से आए हुए सारे मेयर्स से बात करते हैं, तो आप अपने कौन से अनुभव उनसे शेयर करना चाहेंगे, उनको बताना चाहेंगे कि वो अपने शहरों को भी बेहतर तरीके से संभाल पाएं? देखिए, हमने ये कहा कि जो बीच में भी मेरी बातचीत हुई मेयर से, हमने कहा है कि अपने सैनिटाइजेशन का जो काम है उसको करें, क्योंकि लोगों का बड़ा भय का वातावरण था। आपको मैं बता रहा हूँ कि लोगों के अंदर ये था कि जैसे मान लो अगर हमने फोगिंग नहीं किया, फोगिंग मच्छर मारने का एक छिड़काव होता है, फोगिंग नहीं किया, सैनिटाइज जो हम लोग करते हैं दरवाजे पे, खिड़की पे, हैंडल्स पे, तो जो अगर कोरोना का कोई मरीज है उसे अगर छू लेता है तो उसके कीटाणु समाप्त हो जाए। तो हमने बहुत बड़े पैमाने पे सैनिटाइजेशन का हम आगरा में किया। हमने सारे मेयर से भी कहा कि सैनिटाइज का काम को आप तेजी से करें, जिससे कि जनता में ये लगे, कॉन्फिडेंस आए कि मेरे मेयर, मेरी नगर निगम कुछ कर रही है। तो मैं धन्यवाद भी करूंगा, काफी मेयर्स ने इसको ध्यान भी दिया और उन्होंने पूरी ताकत से अपने अपने शहरों को सैनिटाइज कराने का काम किया, और उस जिससे कि लोगों के अंदर जो एक डर था वो डर भी खत्म हुआ। कुछ चीजें जो डर के कारण से भी लोग हो रहे थे। अब जैसे किसी एक पॉजिटिव केस एक परिवार में निकला और वो बड़े घबरा रहे थे 2 दिन से, कैसा वो हमें भी कुछ सांस फूलने की दिक्कत आ रही है, हमें डर लग रहा है, हमें कहीं हमारे परिवार में ना हो। तो मैंने उनका जब जांच कराया था तो उनके नेगेटिव थी, कोई किसी को कोई कोरोना था ही नहीं, लेकिन डर पैदा हो गया कि मेरे मेरे परिवार में एक व्यक्ति को पॉजिटिव केस आ गया तो हमारा अभी दम घुट रहा है, हमें घबराहट हो रही है, इस प्रकार के होता है। तो जब उनकी जांच हो गई तो उनको वो नेगेटिव निकले, कोरोना था नहीं उनको। तो कभी कभार क्या है ना, कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी ये काम करना पड़ता है। हमने फोगिंग सैनिटाइज कराने के लिए कहा, मैंने सफाई के लिए कहा कि सफाई का काम बहुत तेजी से पूरे देश में किया जाए, जिससे लोगों को विश्वास हो सके नई सरकार कुछ कर रही है, सफाई भी नहीं हो रही है। कुछ लोगों को लगा कि गंदगी के कारण से कोरोना आ रहा है, कुछ लोगों को लगा कि फोगिंग हो जाएगा तो मच्छरों के कारण से कोरोना आ रहा है। तो इस प्रकार की जो चीजें चली थी उसके लिए नगर निगम के सारे मेयरों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। उसको सभी मेयर्स को मैं धन्यवाद करूंगा कि अपने अपने शहरों में सबने बहुत अच्छा काम किया। और सर, लेकिन आपकी प्री कोविड ड्यूटीज और पोस्ट कोविड ड्यूटीज में काफी फर्क आ गया होगा। आपके पास पहले जितना अपने लिए समय होता होगा या बाकी कार्यों के लिए समय होता होगा वो बहुत कम हो गया होगा। तो प्री कोविड मेयर और पोस्ट कोविड मेयर में क्या फर्क है? और ज्यादातर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इस परेशानी से जूझ रहे हैं क्योंकि टाइम अब बचा ही नहीं, आप कितना भी काम करें उतना कम है। देखिए, शुरुआत में तो जब कोविड 19 नहीं था तो वही सुबह की दिनचर्या 7-7:30 बजे से शुरू होती थी, रात को 11-12 बजे तक रहती थी। दिन भर ही कार्यक्रम, प्रोग्राम, निरीक्षण, लोगों से मिलना जुलना, ये सब चलता था, पार्टी के कार्यक्रम उनमें। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के कारण से फिर हम लोग भी नहीं निकले, क्योंकि हम लोग निकलते हैं तो पब्लिक निकल जाती है हम लोगों को देखने के लिए। अब पब्लिक के 12.5 लाख वोट है मेरे महानगर के, तो 4 विधानसभाएं आती हैं, तो हमने निकलेंगे तो लोग आ ही जाते हैं। अपने मेयर आए तो हमने भी अपने आप को अंदर घर में ही रहे लॉकडाउन में, लेकिन फोन टेलीफोनिक बहुत काम किया हमने। फिर भी बीच बीच में हम जाके व्यवस्थाओं को करना, जिला प्रशासन की मीटिंग में करना, नगर निगम के अधिकारियों के साथ मीटिंग करना, ये सब काम को गति देने का काम हम लोगों ने किया। बीच बीच में जिला प्रशासन के साथ भी हम लोगों की मीटिंग होती थी, सभी जनप्रतिनिधियों की, और वो भी हमसे सुझाव लेते थे, हम अपने सुझाव देते थे इस तरह से इसको आगरा से हमें कोरोना को विदा करना है। ये सब चीजों को करने का रहा, लेकिन व्यस्तता तो अंग है और व्यस्त रहना भी चाहिए। अगर वो जीवन ही नहीं जिसमें व्यस्तता ना हो, तो मैं अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ। पहले भी व्यस्त रखने की कोशिश करता था, और ये कोरोना आने की वजह से के कारण से भी मैंने अपने आप को व्यस्त रखा, लेकिन बीच में पढ़ना लिखना घर पे समय मिल जाता था
2-3 घंटे का समय में ऐसे में। दूसरा एक काम और किया, घर में परिवार में समय नहीं मिल पाता था, लेकिन हम 4 भाई हैं तो चारों भाई मिलकर रात्रि को अपने 7 बजे से लेकर 10 बजे तक उनके फैमिली के बच्चे, मेरे फैमिली के बच्चे सब मिलजुल कर एक बार धर्म सभा जरूर करते थे। एक बार 1 घंटे के लिए धर्म पर चर्चा करते थे। देश के जो महापुरुष थे उन पर चर्चा करते थे। तो इस प्रकार से डिस्कशन करने का एक समय मिल गया, तो कोई ना कोई सीखने की चीजें मिलती है। नहीं, और आपकी इस बात से हमको भी एक इंसाइट मिली सर कि अदरवाइज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, शायद इस लॉकडाउन में कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा होना शुरू हुआ कि आपको थोड़ा परिवार के साथ टाइम ज्यादा मिल गया। और अगर हम नेचर की बात करें, क्योंकि पोल्यूशन से हमारा पूरा देश जूझ रहा है और बड़े शहर और ज्यादा जूझ रहे हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली की एयर पोल्यूशन की स्थिति आपको पता है, यमुना बहती है हमारे शहर में, यहाँ की आपको स्थिति पता है। लेकिन आगरा में पोल्यूशन हमेशा बहुत बड़ा विषय रहा है जिस पे चर्चा होती रही है, क्योंकि जब जब आगरा में पोल्यूशन बढ़ता है तो हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ताजमहल है, उस पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ऐसा कुछ फर्क आया है एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, जिसको हमें आगे कंटिन्यू करना चाहिए? और एनवायरनमेंट रिलेटेड आपका मैसेज आज हमें सब सुनने वालों के लिए। नवीन जी। मुझे लगता है नवीन जी का थोड़ा सा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया है, तो तब तक यू हैव मी फॉर कंपनी, क्योंकि दिस इज अ इशू विच हैज ऑलवेज बीन वेरी प्रेवलेंट। एंड इन द बिगनिंग ऑफ दिस इंटरव्यू नवीन जी ने खुद ही बताया कि किस तरीके से ताजमहल की वजह से आगरा और उसके आसपास के एरियाज की इंडस्ट्री सारी बंद कर दी गई, कि ताजमहल का जो मार्बल था वो ब्लैक हो रहा था, और वो ब्लैक ना हो, हम उसका प्रेजर्वेशन बेहतर तरीके से कर पाए। लेकिन इस बारे में मुझे नवीन जी से चर्चा जरूर करनी है, और डिस्कनेक्शन के लिए मैं माफी चाहती हूँ। फिलहाल हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा एंथम है आई कैन कॉन्वर्सेशंस में, हम ये एंथम हमेशा प्ले करते हैं, इंडिया कोविड एक्शन नेटवर्क का एंथम है। इफ वी कैन हियर दैट एंड देन वील कम बैक टू नवीन जी। थैंक यू। मुश्किल है आन पड़ी ये कैसी कठिन घड़ी, सहमी सहमी जिंदगी, बिखरी हुई बंदगी, मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। हम सब मिल जाएं तो, मिलकर हाथ बटाएं तो, टल जाएगी ये घड़ी, झूमेगी फिर से खुशी, आशा टूटे नहीं, हौसला रूठे नहीं, साथ ये छूटे नहीं, मंजिल दूर नहीं, मानवता है पुकार रही, दिखाए हम दरिया दिली। I can, you can, we can, India can, I can, you can, we can, India can। So that was the anthem। और नवीन जी, हमने सोचा कि जब तक आप वापस डिस्कनेक्ट होते हैं, हम ये एक बहुत खूबसूरत एंथम सबको सुना देते हैं।
तो जो मैं प्रश्न आपसे पूछ रही थी डिस्कनेक्शन के पहले, मैं वापस दोहराती हूँ। तो हमने ये देखा कि आगरा में एनवायरनमेंट हमेशा इशू रहा है डिस्कशन का। बाकी जगहों पे शुरू हुआ, उसके पहले आगरा में ये डिस्कशन शुरू हो चुका था ताजमहल की वजह से। इंडस्ट्रीज में से जो धुआं निकलता था, जो पोल्यूशन निकलता था, उससे ताजमहल का मार्बल काला पड़ने लगा था और इसलिए इंडस्ट्रीज को आगरा से दूर भेज दिया गया था। तो लॉकडाउन में एनवायरनमेंट पे कोई इम्पैक्ट ऐसा पड़ा है जिसको हम फ्यूचर में लेकर जा सकते हैं, जिससे हम एक सीख ले सकते हैं? देखिए, लॉकडाउन के कारण से सारा ट्रैफिक बंद हो गया, इंडस्ट्री सारी बंद, कारें बंद, ट्रक बंद, तो वो बहुत अच्छा पर्यावरण रहा और लोगों को लगता था कि हम तो कहीं हिल स्टेशन पे आ गए हैं। आप देखिए, मेरे घर के सामने से मैं छत पे खड़ा होके अपने चंद्रमा को देखता था और वो कभी चंद्रमा मुझे दिखता नहीं था, और चंद्रमा जितना पहले इतना छोटा साइज पे था, इतना दिखता था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। इसका मायने क्या था कि पॉल्यूशन के कारण से कई चादरें चंद्रमा के आगे 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 चलती थी। और ये बात सही है कि पॉल्यूशन से बहुत राहत मिली आगरा को, और दिल्ली तो बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है पॉल्यूशन के कारण से। दिल्ली वालों को जितना राहत मिली उतना आगरा को भी राहत मिली है। तो ये तो हमें एक बार विचार करना चाहिए कि पॉल्यूशन, इंडस्ट्रीज के कारण से जो पॉल्यूशन हो रहा है, एक बार सरकार को इसमें कुछ सुधारात्मक कार्य करना चाहिए कि एकदम पॉल्यूशन मुक्त। लॉकडाउन में हिंदुस्तान हुआ, आगरा हुआ, तो बाकी दिनों में भी पॉल्यूशन मुक्त क्यों नहीं हो सकता है? पॉल्यूशन मुक्त कराने की दिशा में कुछ काम करना तो चाहिए। जैसे मान लीजिए अब आगरा में हम आपको बताएं कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमने जो हमारे यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें ऑटो, कार चलती है, तो उनको कम चले। हमने इलेक्ट्रिकल बसों का 100 इलेक्ट्रिकल बस हम इस शहर में उतारने वाले हैं, और इस एक बस की कीमत 1.25 करोड़ रुपए की कीमत है। तो आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिकल बस ही आगरा शहर में चलाएंगे, और जिससे पॉल्यूशन आगरा में कम हो सके, क्योंकि पॉल्यूशन अगर रहेगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां अपने अंदर, शरीर के अंदर आएंगी। अस्थमा जैसी बीमारियां घर घेर लेंगी। कुछ हम लोग पॉल्यूशन, अगर प्रत्येक नागरिक जागरूक हो जाए तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक काम और कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे शहर की 20 लाख की आबादी है, मेरे शहर की जनता को मैं जागरूक भी कर रहा हूँ कि अपने जीवन में कम से कम एक पौधे का वृक्षारोपण टी गार्ड के साथ तो करें। टी गार्ड के साथ वृक्षारोपण करें। जुलाई का महीना आने वाला है। मैंने आम जनता से मैं जान कर रहा हूँ पिछले 1 वर्ष से। मेरी कोशिश है कि जब मेरा मेयर का कार्यकाल 2.5 वर्ष मुझे हो गए, 2.5 वर्ष अभी मुझे और बाकी है, मेरे जब 5 साल पूरे हो जाए तो मेरे 20 लाख की आबादी है, तो मैं 20 लाख पौधे शहर के अंदर करा के और पेड़ बनवा के यहाँ से विदा करूं। और अगर मैंने एक प्रयोग और किया जिसको लोगों ने माना। मैं जब आम पब्लिक की मीटिंग करता हूँ, 200, 500, 1000, 2000 लोग होते हैं, तो एक संकल्प कराता हूँ। मैं कहता हूँ लोगों से कि आपके घर में जब भी मांगलिक कार्यक्रम आए, मांगलिक कार्यक्रम कैसा है, आपके बच्चे का दिन होता है तो माता पिता दोनों मिलकर एक पौधे का वृक्षारोपण करें। आपके घर में आपके विवाह की वर्षगांठ होती है तो पति पत्नी दोनों मिलकर एक पौधे का वृक्षारोपण करें, टी गार्ड के साथ करें। आपके यहाँ पे बेटी की अगर शादी होती है तो बेटी को विदा करने से पहले उसके हाथों से अपने घर के सामने एक पौधे का वृक्षारोपण कराओ। बेटी जीवन भर याद आएगी आपको। आपके बेटे की अगर शादी होती है तो आपको बहू अगर घर में प्रवेश कराना है तो बहू को प्रवेश कराने से पहले उसके हाथ से एक पौधे का वृक्षारोपण कराओ आप। आपके घर में जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उस मांगलिक कार्यक्रम के अवसर पर जब हम लाखों रुपया खर्च करते हैं अपने मांगलिक का, एक शहर के लिए, अपने देश के लिए, ये देश का काम बता रहा हूं मैं देश का काम है एक पौधे का वृक्षारोपण करना और उसको परवरिश करना, उसे पेड़ बनाना, ये देश के लिए योगदान है। तो मैं कहा देश के लिए 1,000 रुपया खर्च नहीं करेंगे, 800-900 रुपए का एक टी गार्ड आता है और 50-75-100 रुपए का आपको एक पौधा लगेगा। आप 1,000 रुपए का इस देश के में अपना योगदान करो, अपने शहर का योगदान करो। आप अपने मांगलिक कार्यक्रम, मैं ये कहता हूँ उस बात को, लोगों ने हाथ उठा के संकल्प करते हैं। नहीं था मेरे परिवार में जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम आएगा मैं एक पौधे का वृक्षारोपण टी गार्ड के साथ करूंगा। मैं ये भी कहता हूँ बगैर टी गार्ड के मत करना, ये अपने मन को धन करने की बात है। अगर बगैर टी गार्ड के करेंगे कुत्ता बिल्ली जानवर आके और पौधे को खराब कर देगा। बिना टी गार्ड के पौधा सुरक्षित रह ही नहीं सकता है। इसलिए सड़कों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जाए,
पार्क के अंदर करने वाले कर लेते हैं, पार्क के अंदर सीमा है एक पौधा लगाने की, फील्ड को घेरना नहीं है। लेकिन सड़क के किनारे, उधर बीच में सड़क, उधर कच्ची पट्टी, इधर कच्ची पट्टी, दोनों किनारों पर जब पौधे लग के पेड़ बन जाएंगे तो इतना शहर भी अच्छा लगेगा, पॉल्यूशन मुक्त भी होगा। तो इस पे प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। एक और मैं उदाहरण देता हूँ, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, आपके घर में एयर कंडीशन है, आप तीसरे चौथे पांचवें छठवें मंजिल में आप रह रहे हैं, ऊपर आपके खिड़की दरवाजे सारे बंद है, और कितना पॉल्यूशन होता है कि आप जब एसी को जो फिल्टर होता है उसके अंदर एक, जो 2 महीने बाद जब उस फिल्टर को आप निकालेंगे तो मिट्टी से चॉक्ड हो जाता है, निकलता है जी, चॉक्ड होता है, उसे हमें साफ कराने की जरूरत पड़ रही है। मैं ताज्जुब कर रहा हूं कि चारों तरफ से खिड़की दरवाजे बंद, एयर कंडीशन मेरे कमरे के अंदर, चौथी पांचवी छठी मंजिल में मैं, फिर भी ये मिट्टी कहां से आ रही है, डस्ट कहां से आ रही है? इसका मतलब वायु में भी पॉल्यूशन है, शुद्ध वायु ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही है, उसमें भी मिलावट हो गई है, उसमें मिलावट हो गई। तो हमें अगर इससे अपनी जनरेशन के लिए कुछ सोचना है, अपने लिए कुछ सोचना है, अपने देश के लिए कुछ सोचना है, तो पॉल्यूशन मुक्त अगर करना है तो उसका एकमात्र रास्ता ये भी है कि हम लोग अपने जीवन में कम से कम 5, 7, 8 पौधे का वृक्षारोपण करके जाएं। हम सब लोगों को ऊपर जाना है, तो हमारी अंत्येष्टि होती है, 5 पेड़ को काट के हम लोगों की अंत्येष्टि की जाती है, जिंदा पेड़ को काट के लाया जाता है लकड़ी में, हम लोगों की अंत्येष्टि होती है। तो हमें 5 पेड़ तो हम अपने साथ ले जा रहे हैं, तो कम से कम 50 पेड़ तो लगा के जाओ यहाँ से। तो मेरा यही आग्रह है सब लोगों से कि देश के लिए भी कुछ करके जाओ, अपने शहर के लिए कुछ करके जाओ। इस पॉल्यूशन को मुक्त कराने में हर नागरिक अपना योगदान दे सकता है। तो मेरा सभी से आग्रह है, इस पर की ओर से ध्यान देना चाहिए। नगर निगम की ओर से हम प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम 2021 तक 100 बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें, जैसे पॉल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं, कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, मैं बसें 2021 तक आगरा शहर की सड़कों पर उतार दूंगा। सर मैं भी हाथ उठा के आपकी बात सुनकर कह रही हूँ, मैं भी पेड़ लगाऊंगी जितने ज्यादा हो सकेंगे, और उनकी सुरक्षा भी करूंगी, उनको बड़ा बनाऊंगी। तो और मैं भी, और आई कैन की टीम के सब लोग भी, और बाकी लोग जो हमको सुन रहे हैं वो भी नवीन जी की बात सुनने के बाद प्लान करिए, अगला ओकेजन जो आपके जीवन में आए, आप एक पेड़ लगाइए, बिकम अ ग्रीन वॉरियर, इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू फॉर दिस मैसेज सर, ये मेरे दिल को छू गई बात, और हम इसको और ज्यादा आगे तक फैलाएंगे। मैं इंडस्ट्रीज की बात और करना चाहती थी। तो जैसा कि हमने देखा इस महामारी में चाइना के प्रति जो डिस्ट्रस्ट है दुनिया का, वो बढ़ता जा रहा है, और इंडिया इस समय पॉइज्ड खड़ा है उस जगह पर जहां से हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हम थोड़ा स्लो डाउन तो हो गए, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है, और इस पैंडेमिक की सिचुएशन को, इस क्राइसिस को हम अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। भारत सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया पहले से ही हम प्रमोट करते आ रहे हैं। तो अभी हमने न्यूज में देखा था नवीन सर कि एक जर्मन कंपनी है, फुटवेयर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जिन्होंने अपना प्लांट आगरा में लगाने का अभी निर्णय लिया है, अपनी फैक्ट्री वो आगरा में लगाएंगे, और करीब करीब 10,000 लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके की पहल जितनी ज्यादा हो उतनी हमारे देश के लिए अच्छी है, पर इसके बारे में भी आप हमें कुछ बताइए। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो जिस प्रकार से कोरोना महामारी जो चाइना से इसकी शुरुआत हुई, वुहान जो उनका है शहर, वहां से ये निकल के कोरोना बीमारी फैली, और चूंकि चाइना में बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री तो है, लेकिन अब लोगों का जो एक मोह रहता है, वहां से मोह भंग हो रहा है। अब जैसे मान लो चाइना के बाहर की जो कंट्रीज के लोग थे वो वहाँ इंडस्ट्री लगाए हुए थे, तो वहां से लोग अब निकलना चाह रहे हैं, चाइना से बाहर आना चाहते हैं। और आगरा में भी हमारे एक उद्योगपति है, जूते का व्यवसाय बहुत बड़ा है उनका, उन्होंने बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोलने का ऐलान किया है, और जहाँ पे 10,000 लोग की जो आप बता रही हैं कि काम कारोबार मिलेगा, ऐसे अनेक प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर, और जो विदेशों में चाइना में चल रही थी, चाइना से लोग वापस आना चाहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, माननीय योगी मुख्यमंत्री जब से बने हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी हो गई है। जब वो माननीय योगी जी नहीं थे, उनसे पहले की जो सरकारें थी,
कब किसका किडनैप हो जाए, कब किसके यहाँ डकैती पड़ जाए, किसकी हत्या हो जाए, किसके साथ लूट हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कोई सभी सुरक्षित नहीं थे लोग। और पिछले 2.5-3 साढ़े 3 साल का जो उनका समय हुआ है, यहाँ पे अपराध शून्य की ओर है। लोग जो है कितना भी पैसा लेके इधर से उधर हो जाए, कहीं कोई लूटपाट की घटना है। इतना बड़ा राज्य है हमारा, 22 करोड़ की आबादी का राज्य है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। एक एक डिस्ट्रिक्ट की आबादी जहाँ 40-40 लाख की आबादी है, कहीं कोई अपराध जैसी जो चीजें जो पहले चल रही थी वो नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश एक अच्छा व्यापार का और नई नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए एक हब हो सकता है। तो अब मुझे लगता है कि जो बाहर के लोग आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रहे हैं और चाइना से छोड़कर यूपी की तरफ आने का उनका मन भी बन रहा है। और अपॉर्चुनिटी लोगों को बहुत अच्छी इस बार मिलेगी, क्योंकि आने वाला जो 1 वर्ष है बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इधर से उधर लोग होंगे, वहां के लोग इधर आएंगे, इधर के लोग उधर जाएंगे, इधर के श्रमिक वहां से वापस आएंगे, वहां के श्रमिक वहां वापस जाएंगे। तो आने वाला जो समय है, कहीं पर हो सकता है श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक हो, कहीं पर श्रमिकों की संख्या कम हो जाएगी। तो जो कुछ साल भर तक काफी कसमकस का दौर चलने वाला है देश के लिए। और उसमें हमें अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश और शहर के लिए क्या हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को कैसे ला सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत के लिए अच्छा समय आएगा। और सर, आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि इस महामारी में हमने देखा, जब घर पे रहना पड़ता है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, और शाम की एक्टिविटीज बच्चों की बंद है, यंगस्टर्स की बंद है, तो बहुत सारे लोग मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं, और जो एक्सरसाइज करने के लिए भी बाहर निकलते थे हेल्दी रहने के लिए, उन सब पर भी तनाव पड़ रहा है। तो एक आपका आखिरी मैसेज जो इन सब चीजों को एक जगह जोड़कर हम सबको समझाता हो कि चाहे वो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना हो, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना हो, अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग का ध्यान रखना हो, एक इस तरीके का मैसेज आज हमारे सब सुनने वालों के लिए। देखिए, मैं अपने मेरे जो युवा हैं वो मेरे देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं। इन्हीं के कंधों पर देश को इनको चलाना है। तो मैं इनसे 2-3 बात का अनुरोध करना चाहूंगा कि एक तो देर रात्रि तक सोना बंद करें, और जो सोशल मीडिया है उस पर लगे रहते हैं 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, अपने समय की कीमत को पहचानिए। रात को 2 बजे सोएंगे तो आप 10-10, 11-11 बजे तक उठेंगे। जे आप अपने जीवन में सबसे खराब काम कर रहे हो। आपका मन नहीं लगेगा किसी काम में अगर जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं। तो मेरा उनसे कहना है, रात को 11 बजे तक हराम में सोना, सुबह 5 बजे तक उठना, अपना सुबह मॉर्निंग वॉक करो। आप जाके, जिम बंद है आजकल, तो मॉर्निंग वॉक करो। आप योगा करिए, वहां बैठकर योग करिए। आप योगा करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी आपकी। कोरोना के कई मरीज तो ऐसे हैं जिन्होंने योग करके और कोरोना को अपने भगाया, स्वस्थ होके आए। क्या काम किया? काढ़ा पिया मैंने, गर्म पानी पिया, चाय पी, और मैंने योग किया, तो आप कोरोना से जीते। तो योग इतना अच्छी चीज है। तो ये काम करें, अपने समय को सदुपयोग करें और अपना प्लान करें समय को, कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक क्या करना है। आप हर चीज को करें, हर काम को करें, लेकिन एक ही काम पे बहुत ज्यादा समय केंद्रित ना करें। सारे कामों के लिए आपकी जो रुचि के विषय हैं आप तय करो, लेकिन सबको समय दीजिए। आप अपने परिवार में दीजिए, अपने माता पिता को समय दीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई में समय दीजिए। आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने में आप अपना समय निश्चित करिए। और आपको जो भी हो, आपका जहां ध्यान जाता है उसके लिए भी समय निश्चित करो, लेकिन सबको समय को बांटिए। एक ही काम पे सारा समय, पूरा दिन भर उसमें खराब मत करो। पढ़ाई आप करिए, मैगजीन पढ़िए, बड़े बड़े ऐतिहासिक हमारे यहाँ पे महापुरुष हुए हैं, उनके जीवनी को पढ़िए। जिस समय आपको बार बार मिलने वाला नहीं है, आपके पास समय है, इनको आप जनरल नॉलेज बढ़ाइए आप। तो मुझे लगता है कि ऐसा हमारे करेंगे नौजवान तो अपने भविष्य को
ठीक करेंगे, उन्हें कुछ सीखने का अवसर भी मिलेगा। जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। मेरा सौभाग्य है आज मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, आपको जानने का, आपके विचारों को जानने का मौका मिला, और इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, आई कैन कॉन्वर्सेशन के माध्यम से आपकी आवाज बहुत सारे युवाओं तक पहुंचेगी। और मैं वापस से दोहराती हूँ, हम पेड़ लगाएंगे, अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपने समय का उपयोग करेंगे। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।